जनाब, अपने दिल की धड़कनें सँभाल लीजिए क्योंकि आज की एपिसोड आपको हिलाने वाली है। बहुत ही मज़े की और हमेशा की तरह कुछ ख़ास एपिसोड लेकर यानी 6 लेकर मैं आ चुकी हूँ, नावल पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन। तो अपना भाषण खत्म करती हूँ और जल्दी से चलते हैं हम किसकी तरफ, क्योंकि इंतज़ार आपके लिए भी मुश्किल होगा और मेरे लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट। साल में हमारे पास सिर्फ ये 30 दिन होते हैं उसे पकड़ने के लिए, और पिछले कई साल मुसलसल नाकामी। लेकिन अब नहीं। अब वो दुनिया के किसी कोने में भी छप जाए, हमारी पहुंच से नहीं बचेगा। अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े शोरमार्च हेड ऑफिस जमा थे। पूरे इटली के अंडरवर्ल्ड की ताकतें पैरासाइट को उसके कमज़ोर वक्त में दबोचने जमा थी। पिछले कई सालों से उसकी इटली पर हुकूमत से दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन मुतासर हो रही थी। सालाना खरबों का नुकसान, टैक्स और बेपनाह असलहे का ज़ियां, ये सब देखते हुए कई बड़ी ताकतों ने पैरासाइट के खिलाफ महाज खोला था, जिनमें एक आदमी कोरिया भी था, वही जो जैक मार की बेटी सेरा में दिलचस्पी रखता था। अलीश की जली बाजू सर्च ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स को नहीं बल्कि डैम्पियो नामी माफिया ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टर के हाथ लग चुकी थी, जो जैकब मार की ऑर्गेनाइजेशन एंडी रंगहेठा के बरक्स और खिलाफ पिछले कई सालों से मंजर आम पर काम करके खून रेजी की जंग लड़ रही थी। अगर कहा जाए तो एंडी रंगहेठा और डेम्प्यू ना सिर्फ इस वक्त इटली बल्कि पूरी दुनिया के माफिया में टॉप रैंकिंग पर थी तो गलत ना होगा। लेकिन एंडी रंगहेठा का मयार ऊंचा था क्योंकि उसके पास पैरासाइट था, और हर ताकत इस पर कब्जा चाहती थी क्योंकि जिसके पास पैरासाइट था वही ताकत बैनुल अक़वामी तौर पर मजबूत और पावरफुल थी। उसकी मिसाल एक बैक्टीरिया जैसी है, उसे छूने वाले भी उसके वायरस का शिकार हो जाते हैं। तुम ये 30 दिन भी ज़ाया कर दोगे जॉर्ज, और हम चुपचाप उस इटली के बाद पूरे यूरोप पर हुकूमत करता देखेंगे। कोरिया के अंदर गम और गुस्सा भरा था, साथ ही एक स्याह फाम दुबली लड़की खड़ी थी जो शायद कोरिया की बहन थी, और इस मिशन में बाहमी गद्दार भी। जबकि जॉर्ज एक 45 साल खूबरू नौजवान था जिसके अंदर लगी आग उसकी आंखों से लावा बनकर टपक रही थी। ऐसा नहीं होगा कोरिया, अगर वो इन 30 दिनों में इटली के किसी शहर में भी एंटर होगा। इंटेलिजेंस हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों से पहले खबर करेगी। सबको खरीद लिया है, अब बस इंतज़ार करना है उसकी बिना हथियार और सिक्योरिटी वापसी के। ये हमारे पास आखिरी चांस है, और अगर से 11 माह और मिल गए तो एंडी रंगहेटा के सिवा हर ताकत का जवाल शुरू। अभी जॉर्ज ने कीना तोजी की हदें अबूर की ही थी कि बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटेलिजेंस की जानिब से एक खुफिया मेल मौसूल हुई। सबकी तवज्जो स्क्रीन की जानिब बैक वक्त मबजूल हुई थी, जहां रोगियो एयरपोर्ट कैल कैलेब्रिया एयरपोर्ट की फुटेज चल रही थी। कोरिया, जॉर्ज और रागनी नामी इस लड़की तीनों के चेहरों पर हबासत झलकी। तो वो आ गया मरने। यस, सभी खुशी से उछल पड़े। सबने वाइन की बोतल खोलकर इस मदहोश करती बोतल से उछलकर आधे से ज़्यादा बाहर गिरते सुनहरी मशरूब से अपने गिलास भरकर इस कामयाबी पर गिलासों को आपस में टकराकर चीयर्स किया। जबकि एयरपोर्ट से अंदर एंटर होते पारस को इल्म था कि कई नज़रें इस पर हैं। वो हर एक से 10 कदम आगे था, तभी पहले जाकर एयरपोर्ट वॉशरूम यूज़ किया। जॉर्ज की पहले से एयरपोर्ट पर पहुंची टीम उसके ताकुब में थी। पारस ने सबसे पहले अपने कपड़े बदलकर फ्लाइट के सारे डॉक्यूमेंट्स बदले और अपना ओरिजिनल डाटा इसी वॉशरूम के अंडरग्राउंड बने तहखाने में रखा, जो उसके लोग पहले ही वहां बना चुके थे। पारस ने डार्क ऑलिव कलर की शर्ट और स्याह पैंट पहने, मफलर गले में लपेटे जॉगर्स पहने, और 2 मिनट में वो अपने चेहरे की साखत बदलकर एक यंगस्टर में बदल गया। दाढ़ी मूछ सब गायब करके बालों के कटे रुएं को फ्लैश किया, जबकि मॉइस्चराइजर से अपने चेहरे को स्मूथ करे क्लासी गॉगल्स आंखों पर चढ़ा ली, और वॉशरूम से बस एक छोटे से बैग के संग जलवे बिखेरता निकला। चार्ज के लोग उसके पास से गुजरकर वॉशरूम कैबिन गए, जबकि पारस ने मुस्कुराकर इन उल्लू के पट्टों को चकमा दिया और एयरपोर्ट से निकला ही कि आगे उसके लिए पिघानी हुईरा सिया में खड़ी थी। वो अपने लोगों की गाड़ियों को लेकर टेस्ट पर हमेशा मसरूर हो जाता। अपना बैग बैक सीट पर फेंकते, गाड़ी में एक फ्रेंच गाना चलाते, पारस ने फ्रंट सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की और कितनी ही देर अपनी फना करती आंखों में मस्ती भरे मुस्कुराता रहा। लेकिन फिर एकदम ही 6 अदद गाड़ियों ने पारस का पीछा शुरू कर दिया। वो लोग इसे किसी सूरत छोड़ने वाले नहीं थे। पारस ने अपनी कलाई पर पहनी एप्पल वॉच के संग कनेक्ट कॉल पर अपने लोगों को दुश्मन के पीछे होने का सिग्नल दिया, पर वहां से कोई जवाब मौसूल न हुआ। पारस ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो मसलसल करीब आती गाड़ियों पर नजर रखे हुए था, जबकि हदायत बाबा सरकार के मेडिकल यूनिट में जेरे इलाज फारिस को आखिर 2 माह बाद मुकम्मल होश आया, तो वो हदायत बाबा को बहुत कुछ बताने लायक हुआ। उन्हें पारस की फिक्र थी।
खबर मिली है वो अपने ऑफ टाइम में वापस इटली के शहर कैलेब्रिया एंटर हुआ है। कैसे हिफाजत होगी इस बार उसकी फारस? मेरे बच्चे क्या हुक्म है? अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो मुझे इजाज़त दो अपने लोगों को उसकी मदद के लिए भेजने को। इंटेलिजेंस ब्रांच ने ये न्यूज़ हदायत बाबा सरकार तक भी अभी अभी पहुंचाई थी। जबकि उखड़ती सांसों पर काबू पाते फारस सुल्तान ने हदायत बाबा सरकार के हाथ को जकड़ा। हिफाजत पर मामूर लोग आखिरी सांस तक फर्ज निभाते हैं। मैं नतालिया में ज़ेरे इलाज ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अभी मरा नहीं। पारस ईसा मुगलानी की हिफाजत मेरे बाद भी मैं करूँगा। फारस ये कहते ही वापस होश से बेगाने हुए, जबकि हिदायत बाबा ने झुककर इसका माथा चूमा। और जब वापस उठे तो उनकी नम आंखें सितारों सी चमक रही थी। पारस के चारों तरफ इन गाड़ियों ने घेरा तंग किया। ये सब लोग कोरिया के लोग थे। पारस ने अपनी गाड़ी रोकी, मगर वो बाहर न निकला। वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते जैसे ही पारस सीसा मुगलानी की रुकी कार की तरफ दौड़े, सड़क के नीचे फिट ट्रैगर बम एक साथ फटे। पारस ने धमाकों की एक साथ आती आवाज पर अपने कानों पर हाथ रखे आंखें मौंदी, क्योंकि आवाज आम कान के लिए बर्दाश्त के लायक न थी। और जब सनसनाहट पर अपने इर्द गिर्द देखा तो सबके सब लोग धमाकों की शिद्दत से फटकर हवा में उड़ चुके थे। उनकी गाड़ियों, उनके जिस्मों, उनके हथियारों के जर्रे फिजा में हैबतनाकी से बिखर चुके थे। हर तरफ धुआं फैलते ही पारस ने अपनी गन उठाई और कार डोर ओपन करते बाहर निकला। बाहर जहन्नम बन चुकी थी। सड़क के अंदर से कुछ फटा था। पारस सदमे में था। इसे लगा था फारिस सुल्तान की मौत के बाद वो शायद मुहाफिज खो चुका है, पर आज दिल को यकीन वाली ढारस मिली कि वो मरे नहीं। नर्व की कॉल पर पारस ने अपने बिगड़े हवास संभाले और वापस गाड़ी में बैठकर कॉल ली। सर आप ठीक हैं? आपके इटली पहुंचने की खबर अंडरवर्ल्ड में हर जगह फैल गई। मुझे आपकी फिक्र है। नजफ की आवाज़ से ही उसके खौफ की गहराई मालूम हो रही थी। किसी ने मेरी मदद की। मेरी आंखों के सामने मेरे दुश्मन के चीथड़े उड़ गए। पारस की आवाज़ अब भी भारी थी। नजफ के चेहरे की उड़ी हवाइयों में एक खुशी घुली। मतलब फारिस सुल्तान वाकई जिंदा है। वो दोनों जानते थे ऐसी मदद सिर्फ फारस ही कर सकता है। हाँ नज्फ़, वो वाक़ई ज़िंदा हैं, लेकिन इस हालत में यकीनन नहीं है कि मुझसे राब्ता कर सकें, वरना 2 माह से उनकी तरफ से खामोशी ना होती। ख़ैर मैं ढूँढ लूँगा, तुम सिर्फ़ वहाँ का फ़र्ज़ निभाओ। पारस ने बात मुकम्मल करते ही कॉल काटी और वहाँ से गाड़ी निकाल कर भगा ले गया। उसका मुहाफ़िज़ ज़िंदा है, उसकी एक कीमत थी, रोशन ज़मीनों का इम्तिहान और उसका सफ़र का नाम पारस। और अभी बहुत कुछ खोएंगे, माल, ज़र, सुकून, इख्तियार, मुस्कुराहट और अपना आप। फिर होगी वो जलपरी, जंगली फूल जैसी बहादुर, क्योंकि पारस के साथ जलपरी नहीं, वाइल्ड फ्लावर का साथ मुकद्दर में दर्ज कर दिया गया था। कोरिया जब तक अपने बाकी साथियों तक इस जगह पहुंचा, अपने लोगों की जली कटी मसख लाशों को देखकर उसके पूरे वजूद में भयानक लर्जा हेज सकता उतर गया। फिर बच निकला वो हरामज़ादा। आखिर कौन देता है उसे माफिया के अलावा ऐसी वहशियाना हिफाजत? आह! कोरिया ने बेबसी के संग पूरी कुव्वत से मुक्का मारे अपनी ही गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। और उसे इस नाकामी की तकलीफ के बीच अपना कटा और लहूलुहान हाथ भी याद न रहा। बस शिकस्त फाश उसको मुंह चढ़ाती दिखाई दे रही थी। पारस ने अपनी गाड़ी एक खास नाम के जेम्बो क्लब के सामने खड़ी की और बैग लिए निकला। और अभी सड़क अबूर की ही कि उसका आदमी वो गाड़ी स्टार्ट ले करके ले गया। पारस ने अपना फ़ोन निकाला। ये वो नंबर था जो किसी ब्लैक लिस्ट या किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं था, बल्कि ये सिर्फ नाइल के नाम पर थी, तभी पारस के लिए सबसे सेफ थी। नाइल इस वक्त मोहनी के साथ हॉस्पिटल था, जिसने रो रो कर अपनी तबीयत और बिगाड़ ली थी। पूरे थैलीसीमिया वार्ड में इस बच्ची की हिचकियां गूंज रही थी। जब तक वो नहीं आएंगे ब्लड नहीं लगवाऊंगी, मर जाऊंगी। वो ऊंचा हल्क तक चिल्लाई। और पारस की कॉल पर नायल, जो खुद रोने वाला हो चुका था, घबराकर जरा फासले पर जाकर कॉल पिक की, जो इसी लम्हे हॉस्पिटल में एंटर हुआ था। क्यों रो रही है मोहनी? पारस को फोन के पार से उसके चिल्लाने की आवाज आई तो वो बाकायदा अंदर को दौड़ा। यार इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया है। पहले तो इतनी मुश्किल से उसका रेयर खून मिलता है, ऊपर से उसकी जिद। नायल की आवाज कब कपाई। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। नाइल को लगा इसने कुछ गलत सुना। व्हाट पारस? इससे पहले नाइल शशदर सा कुछ कहता है, इसे कॉरिडोर की जानिब से दुनिया का खूबसूरत यार पारस दिखाई दिया। नाइल ने फ़ोन ऑफ करते ही जब्त हार कर पारस को गले लगा लिया। पारस ने इसे थपक कर तसल्ली दी और पकड़कर रूबरू करते उम्मीद अफजा नज़रों से देखा। तूने मुझे अपना एहसान मत कर दिया पारस, मुझे माफ़ कर दे। मुझे लग रहा था आज मेरी बेटी मजीद पारस ने उसे कुछ कहने ना दिया। हशमगी निगाहों से तकते टोका, बक मत, नहीं मरेगी, डोंट वरी, मैं देखता हूँ।
पारस ने निढाल नाइल को सहारा देकर वहीं कुर्सियों की जानिब बिठाया और खुद जैसे ही वार्ड में दाखिल हुआ वो हिचकियों से रोती मोहनी नर्स को परे धकेलती उठकर पारस की तरफ दौड़ी, जो खुद भी खफा नजरों से पास आकर रुक जाती मोहनी की हालत पर दहल उठा। वो सदियों की बीमार लग रही थी। मोहनी की आंखें हलकों की जद में थी और कमजोर ऐसी कि अभी गिर पड़ती। मोहनी, अपनी और हमारी जान की दुश्मन बनकर कितना मजा आता है ना तुम्हें। क्या हाल कर लिया अपना, इतना कौन रोता है और यहाँ मेरा बच्चा। पारस ने इसे थामा तो वो उसके सीने में मुंह छुपाए लिपट गई। उसकी सिसकियों ने वार्ड के सब बच्चों को उदास कर दिया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। वो सिसक कर बोली, मरे तुम्हारे दुश्मन। हम दोनों तुम्हारी जिंदगी बचाने के जतन करते आधे हो गए और तुम कितनी आसानी से मरने की बात कर देती हो। तुम बहुत दुख देती हो मोहनी। वो आग की तरह तप रही थी। उसकी आंखों से तकलीफ आंसुओं की हमरा टपक रही थी। पारस ने इसे उससे अलग किया और आहिस्तगी से इसे मेट्रेस पर बिठाया। पर अब भी इस लड़की में जान ही नहीं, यही महसूस हुआ। मुझसे मिले बिना क्यों गए पारस? आपको नहीं पता मैं कितना मिस करती हूँ। आपने ये क्यों किया पारस? वो रोती रोती इख्तिताम तक अपना हाथ बढ़ाकर उसके रुखसार पर फेरती हैरानगी से बोली। वो क्लीन शेव चेहरे के संग बेहद पुरकशिश और बदला लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी, जो नूर फ़ातिहीन का मुकद्दर होता है। बिलाशुबह वो एक खूबसूरत और वजही मर्द था। पारस ने जबरे बेंच कर मोहनी का हाथ अपने चेहरे से हटाया, क्योंकि इसे किसी तरह का भी छूना सख्त नापसंद था, भले फिर वो मोहनी ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरी मर्जी, लेटो शाबाश, आ गया हूं ना। 2 घंटे जब तक तुम होश में नहीं आती यहीं रहूंगा। तुम्हारी बात मान ली, अब रोती नजर ना आओ। मोहनी उसकी कोई बात नहीं टालती थी तभी लेट गई, पर वो पारस का हाथ मजबूती से जकड़ चुकी थी। पारस को सख्त गुस्सा आ रहा था, पर मोहिनी को डांट नहीं सकता था। आई हेट फिजिकल टच, बार बार बताऊं क्या मोहिनी? उसके डांटने पर दोनों हाथों से पारस के हाथ को पकड़ गई, जिस सबब से मोहिनी के पास बैठना पड़ा। मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, यह हक मुझसे जिस दिन छीना ना, छत से कूद जाऊंगी। आए बड़े। मोहिनी ने फौरन से रोना पड़े कि हक जताया, पर पता नहीं क्यों वो बच्चों की तरह मासूम नहीं थी। वो जनूनी थी बहुत ज्यादा। उसकी आंखों में एक जिद थी। अब देखो कैसे दांत निकल रहे हैं। बाप को तकलीफ देकर मजा आता है। वो बेचारा रोने वाला था। मोहिनी, तुम्हारी ये जिद बिल्कुल अच्छी नहीं। तुम इतनी जिद्दी और चिड़चिड़ी तो नहीं थी। तुम पारस और नाइल का बीबा बच्चा थी। पारस ने अपना हाथ छुड़ाने की जब जब कोशिश की, वो और जोर से पकड़ लेती, जबकि ये सब पारस को कुछ वक्त से बहुत परेशान करने का बाहिस था। पर इसने मोहिनी और नाइल पर हया नहीं किया। मैं बस आपसे और बाबा से अलग अलग प्यार करती हूँ। आप मुझे मिले बिना गए ही क्यों? एक दिन ऐसा होगा आपको आने में देर हो जाएगी और मोहिनी मर जाएगी। वो फिर से मुंह फेर गई। उफ मोहिनी, थप्पड़ खा लोगी अगर दोबारा ये बकवास की। मैं नाराज हो गया ना तो मनाती फिरना। पारस का आगे ही दिमाग जगह पर ना था, ऊपर से मोहिनी को कैसे हैंडल करे ये भी समझ ना आया। ओके, आप नाराज़ मत हों। जब तक मैं होश में ना आ जाऊँ वापस मत जाइएगा, प्रॉमिस मी। वो बहुत तकलीफ़ में थी, ये सच था, पर उसकी बेतकल्लुफ़ी पारस को बिल्कुल कबूल ना थी। मोहिनी, हाथ छोड़ो मेरा। पारस ने आमादगी दी और उठने लगा, पर वो फिर से ज़िद करती मुस्कुराहट लिए उसका हाथ जकड़ गई। हाँ, लें संभाल लें, कहीं खा ना जाऊँ। वो फिर से गाल फुला गई, जबकि पारस ने नर्स को आता देखे खुद भी फ़िलहाल मज़ीद बहस ना की और वार्ड से निकल आया, जहाँ नायल अब तक सर झुकाए बैठा था। पारस ने काउंटर पर जाकर सैनिटाइजर मांगा और फिर न जाने क्या हुआ कि इसने अपने हाथ सैनिटाइज किए। ये पारस का एक फोबिया था कि वो किसी औरत के हाथों का कोई लम्स अपने हाथों पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी भी इसे मोहिनी के हाथों पर लगाए मॉइस्चराइजर की स्मेल हथेली में फील हुई, तो वो तसल्ली के लिए हाथ धोकर आया और फिर से टिश्यू लेकर ड्राई किए। नाइल अब तक वैसे ही साकिन बैठा पारस की ये सारी हरकत देख रहा था। तू जब एक बच्ची के टच को मिटाने के इतने जतन करता है तो बीवी को कैसे करीब आने देगा? बीवियां सिर्फ हाथ नहीं पकड़ती। नाइल के सवाल पर पारस अब भी टिश्यू से अपने खूबसूरत हाथ रगड़ रहा था। मुस्कुरा दिया। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी ऐसी लम्स की कहानियों से परे है। पारस ने नाइल की फिक्र हवा में उड़ाई। डर इस वक्त से जब बीवी नामी बला के चुंगल में फंसेगा बेटा। ये तेरी सारी नाज बर्दारियां और नखरे अच्छे से निकालेगी। आया बड़ा दुनिया का साफ सुथरा इंसान। नायल ने मुंह बसोड़ते चैलेंज किया, जबकि पारस ने बस उसके कांधे पर सर टिकाकर कबूल किया। वो बला तो नहीं बनेगी। पारस ने दिल में मोहब्बत से इसे सोचा। रोशाने का मुस्कुराता चेहरा ख्यालों में चलाया। वो वाहिद औरत होगी जिसका लम्स मिटाने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे, क्योंकि मेरे ये हाथ उसको छूने के लिए बहुत तड़पे हैं। आखिरी लम्हे जब उसके हाथ अपने हाथों में भरकर दबाए थे, वो माज़ी का बेशकीमती टुकड़ा मेरी याददाश्त में महफूज है। मुझे आज भी उसके हाथों का जायका याद है। वो खूबसूरत थे, नर्म, उनकी हिद्दत वफा का दूसरा नाम। उसके हाथों की पोरों का अलग अलग रंग था।
اس کی ہتھیلیوں کی خوشبو سے سمندر جیسی بانس آتی تھی۔ وہ جل پری تھی، اس کی خوشبو انسانوں سے مختلف ہے۔ پارس نے آنکھیں موندی تو ایک آنسو بہہ کر اس خوبصورت شخص کے ضبط کی توہین کر گیا۔ نائل چپ تھا اور پارس عیسیٰ مغلانی کے اندر قیامت برپا تھی۔ جب جب کوئی عورت میرے ہاتھوں کو چھوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تھامنے کا واحد حق روشان فارس کا ہے۔ جب کوئی تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالے گا میں ایسا ہی کروں گا، میں تمہارے پارس کو چھوتی ہوا تک سے لڑوں گا۔ وہ آنکھیں کھول کر گہرا سانس بھر گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس دنیا کی خوبصورت آنکھیں تھی، سمندر کے دھاروں جیسی، نیلے رنگوں کے کئی ہلکے گاڑے شیڈ والی بے پناہ حسین آنکھیں، جن میں پہلا اور آخری اکثر روشان فارس کا تھا۔ وہ محلوں اور بڑے بڑے گھروں سے بہت خوف کھاتی تھی اور قسمت نے اسے مقدام پیلس لا پٹھا تھا۔ اناتالیہ کی روشن حسین اور خوبصورت سرزمین پر قدم رکھتے وہ لڑکھڑائی تو اس کے خوبصورت ہاتھ کو حاتب نے پکڑ کر سہارا دینا چاہا۔ روشانے نے سنبھل کر اس کے ہاتھ کو جھٹک گئی۔ تم مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ لوگ مقدام پیلس کے تحت نگاہ پھیلے بے انتہا خوبصورت پھولوں کی باڑ میں بنے گاڑیوں کی پورچ میں کھڑے تھے۔ ابراہیم بھی گاڑی کا دروازہ بند کیے دونوں جنگی طیاروں کو ایک دوسرے کو گورتا دیکھے پیلس کی طرف بڑھا تاکہ اندر جا کر سب کو اس کی آمد کا بتا سکے۔ گرنے لگی تھی۔ اتنا بڑا پیلس تو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، رائٹ؟ وہ محظوظ نگاہوں سے روشانے کا پلاہٹ میں ڈوبا چہرہ دیکھے ہنسا۔ میرے خواب محلوں کے ہیں بھی نہیں، تم کیا جانو چھوٹی سی چار دیواری کا سکھ۔ وہ خود کو سنبھال گئی جبکہ حاتب نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ روشانے نے اس کی طرف دیکھے بنا قدم آگے بڑھائے جبکہ وہ لوگ جیسے ہی پیلس کی خوبصورت انٹرنس میں داخل ہوئے روشانے کی نظر پریسا مقدام پر گئی۔ وہ دیکھتے ہی دل کو موہنی لگنے والی خاتون مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم نے ان کو روشانے کے یہاں آنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ جبکہ ساتھ خوبصورت سی براؤن آنکھوں والا آہل مقدام کھڑا تھا۔ سہانا اس وقت بابا کے ساتھ تھی تبھی یہاں موجود نہ تھی۔ ابراہیم نے بتایا تم میرے حاتب کی منگیتر ہو، یہاں ہو۔ پر عیسیٰ کے پاس بلانے پر وہ ان کی خوبصورت نیلی آنکھوں کو دیکھے آزردہ ہوئی۔ مدت بعد اس نے پارس جیسی انتہائی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھیں۔ جبکہ حاتب بھی ماں کی دلچسپی پر آگے آتا، نوابی انداز میں ہاتھ جینز میں دوسائے رک گیا۔ زبردستی کی منگیتر، وہ سچ بولنے سے خود کو روک نہ سکی۔ پری نے خفا نگاہ اس کے عقب میں کھڑے حاتب پر ڈالی۔ بہت خراب ہے یہ، لیکن پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو اس گھر میں اس عزت سے گھر لایا۔ اٹس سویٹ چینج۔ میں پریسا ہوں، تمہاری زبردستی کے منگیتر کی ممی۔ پریسا نے اسے پکڑ کر اپنے گلے لگایا تو روشانے کے چہرے پر تکلیف کا ایک سایہ ابھرا۔ اس مٹھاس سے بڑی عورت سے ماں کی خوشبو آئی تھی۔ اور میں آہل، آپ کا کیوٹ اینڈ ہینڈسم ہونے والا دیور۔ آہل نے اپنی موجودگی کا احساس چہک کر دلایا، جس پر حاتب ایسی خوش فہمی پر کہا مارے ہنسا۔ ہاں، ہینڈسم تو دیکھے، خوش فہمی کا مارا انسان۔ پر اس بیچاری کو کمرہ دکھا دیں ورنہ بہت سے اکٹھے صدمے ملے ہیں، گر ہی نہ پڑے۔ حاتب بدلحاظی سے آہل اور روشانے دونوں کا مذاق اڑاتا وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ ابراہیم نے بھی غائب ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس کی باتوں کو برا مت بنانا، یہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ آ جاؤ تمہیں تمہارا روم دکھاؤں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور مجھے اپنی ممی۔ آہل تم جا کر کک کو کہو ناشتہ لے کر آئے روشانے کے لیے۔ پریسا نے روشانے کو بہت پیار سے مخاطب کیا اور اس پیلس کا سب سے خوبصورت کمرہ روشانے کو دیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس سرد گرم احساس نے روشانے کو گھیرا۔ ٹھنڈ کی شدت کو کم کرنے کا ہر سامان میسر تھا۔ اگر حاتب نے کوئی زیادتی کی یا پریشان کیا میں معافی مانگتی ہوں، بہت پیاری ہو تم، آرام کرو، ناشتہ آتا ہے، سیر ہونے تک کھانا اور آرام کرو، لنچ پر تمہیں گھر کے باقی افراد سے ملواتی ہوں۔ پریسا نے اسے بھرپور پرسکون کرتے واپسی کی راہ لینی چاہی جب بے اختیار روشانے نے پریسا کا ہاتھ پکڑا۔ تھینک یو آنٹی، آپ بہت سویٹ ہیں۔ پریسا کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رنگی۔ اور یہ حجابی گرل بھی بہت سویٹ ہے۔ تمہیں پتہ ہے شادی سے پہلے تک میں بھی حجابی گرل تھی، پھر شادی کے بعد اپنی ہوش نہیں رہی۔ پریسا کی شوہی آخری جملے پر مان پڑی کیونکہ وہ علائم کے وقت 9 ماہ بہت تکلیف سے گزری تھی، تبھی وہ وقت یاد آ گیا۔ اکثر کو شادی کے بعد ہوش نہیں رہتی، تبھی مجھے شادی بالکل پسند نہیں۔ روشانے بھی ذرا کھل کر مسکرائی، پر پریسا کی آنکھوں میں شرارت اودی۔ لیکن بچے، اب تم جس جن کے قبضے میں آنے والی ہو خیر نہیں تمہاری۔ میری ننھی سی جان ہے وہ، لیکن وقت اور حالات نے اسے خود سر اور ضدی بنا دیا۔ ابراہیم نے بتایا کیسے اس نے تم سے منگنی کی تمہاری فیملی کو دمکا کر، لیکن ایک بات کی شورٹی میں تمہیں دیتی ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کرے گا۔ پریسا کی باتیں خوبصورت اور شفیق تھیں، پر حاتب سے جڑا کوئی ٹاپک بھی روشانے کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ اس سے زیادہ کون سی حد رہ گئی پار کرنے کو؟
वो दिल में सोचने लगी, जब अलाइम और रोशाने बोर्डिंग में थे, तभी वो दो ना कभी एक दूसरे की फैमिली से मिले थे, ना कभी फारिस और हाशिम के सिवा इनसे कोई मिलने जाता था। इवन एक स्कूल स्टेज ड्रामे में इन दो ने पार्ट लिया। अलाइम पारस बना और रोशाने जलपरी। बस तब से वो रोशाने और अलाइम न रहे, पारस और जलपरी बन गए। रोशाने ने अलाइम मुकदाम को नहीं, अलाइम हाशिम को जानती थी, क्योंकि बोर्डिंग में अलाइम अलाइम हाशिम के नाम से जाना जाता था। कभी एक दूसरे की फैमिली से नहीं मिले थे। रोशाने ने तब 11 साल की थी, तभी हाशिम अंकल का चेहरा भी इसे अब ठीक से याद ना था। एक बात पूछूं? रोशाने की इजाजत पर परीसा खुश दिली से मुस्कुराई। जी पूछो। वो मुंतजिर और मुतजस्सिस लगी। आपकी आंखें बहुत रेयर ब्लू हैं, फिर आपके बेटे की इतनी खौफनाक कैसे? क्या आपके हस्बैंड की भी वैसी खौफनाक है? रोशाने का सवाल सुने परीसा फिर मुस्कुरा उठी। बिल्कुल नहीं, जाबर की तो आम सी ब्राउन है। एक्चुअली हातिब की दादा की ऐसी थी और शायद वहां से इसमें टपक आई शरबती। मेरे बाकी दो बच्चों की नॉर्मल डार्क ब्राउन है, पर मेरे लाडले बेटे की नीली थी, वो मेरे जैसा था। रोशानी की तवज्जो था पर गई तो दिल को कुछ हुआ। वो माँ भी ये बताते तड़प गई। दफतन उनकी नीली आंखों में नमी उतर आई। आई एम सॉरी, शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वो माँ की उदासी परख कर उनके दोनों हाथों को दिलजोई से थाम गई। मुझे उसकी बातें करना बहुत पसंद है। वो चला गया, कभी ना लौटने के लिए। मुकाबिल की तकलीफ पर रोशानी ने उनको धीरे से गले लगाया। वो मेहरबान दिल की मालिक थी और उसका गले लगाना शिफा था। परीसा ने बहुत प्यार से उसके अलग होते ही उसकी गाल सहलाई और अंदाज में डेरों शफकत थी। अल्लाह आपको सब्र दे। वो इन्हें कहे धीमा सा उदास लगी, जिसके बदले परीसा ने आमीन कहते गहरा सांस लिया। खैर चलो आराम करो। वो इसे ताकीदन कहे पास से गुजर गई और दरवाजे में अंदर आते हातिब की बाजू पकड़कर रोकते से कमरे से बाहर ले गई। जवाब दोगे मुझे इस तूफानी हरकत का? माँ का बरहम होकर इस्तफसार करना हातिब को हंसा गया। वो चेंज कर चुका था और काफी बिखरा हुआ हैंडसम लग रहा था। फिर उसकी जलती आंखें, उफ। जब पैदा ही तूफान किया है तो तूफानी हरकतें भी बर्दाश्त करें। एक बात सुन लें, इससे अटैच होने या लाड करने की जरूरत नहीं। ये मेरे लिए सिर्फ एक वर्क पीस है। जाएं, शाबाश, बात करनी है मुझे इससे। वो उनको रवाना करे। जिस तरह कमरे में घुसा, परीसा गुस्से से वहां से चली गई, जबकि बिना इजाजत कमरे में घुसते खातिब को देखे वो जो रैक पर रखी तस्वीरों को देख रही थी फौरन पलटी। तमानियत लम्हे में नागवारी बनी। तुम्हारी माँ ने यकीनन तुम्हें अडॉप्ट किया होगा या कचरे पे पड़े मिले होगे। रुशाने की बात सुने हातिब जो सोच कर आया था तमीज से पेश आएगा, इसे बाजू से दबोच कर दीवार से पटका। रुशाने के मुंह से कमर पर होते दर्द पर दिलखराश कराह निकली, लेकिन उसकी आंखों की नफरत में रत्ती बराबर कमी ना आई। क्या बकवास की है तुमने? वो दूसरे हाथ को दीवार पर मारता हल्के बल दाड़ा, पर वो दर्द देते तासुरात समेत मुस्कुराई। क्योंकि वो बहुत प्यारी और शफीक हैं, तुम्हारी माँ नहीं लगी। तुम मुझे फिजिकली मेंटली जितना टार्चर करोगे, मैं तुम्हें इतनी तेजी से तुम्हारी कब्र तक पहुंचाऊंगी, ये याद रखना। वो कहरनाक तंबीह दे रही थी और वो जानता था फारिस की औलाद अगर ऐसी धमकी दे रही है तो कुछ भेद नहीं कि अमल भी करेगी। कब्र तक तो तुम आ चुकी हो रुशाने। मैं वक्त ज़ाया करने वालों में से नहीं। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद तुम्हारे बाप तक पहुँचना था। चलो शाबाश, पता बताओ उसका, और इस जिंदगी से कबल अज वक्त ही निजात पालो जो तुम्हें जीते जी मौत जैसी लगने वाली है। रुशाने की आंखों में दफतन अंगारे सुलगे। जितनी ताकत थी सब लगाए। इसने हाथे मुकदाम की नापाक गिरफ्त चटकी थी। मेरे बाबा तक पहुँचना है तुम्हें? मतलब? तुम्हें बालाज बाबा और आयशा अम्मी ने बताया तो था कि उनकी मौत हो चुकी है। मैं समझी नहीं, तुम मेरे बाबा को जानते हो, वो दुनिया में नहीं है, फिर तुम मुझसे पता? रुशानी की आवाज टूट रही थी, जबकि हातिब ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। बंद करो नाटक। तुम्हारा बाप ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि तुम वाहिद हो जो उसका पता जानती हो। तुम्हें क्या लगा ना तालिया का मीर तुम जैसी लड़की पर मर मिटा है, जो ना दिखाई देने में अच्छी है ना जुबान की काबिल कबूल। तुमसे सिर्फ अपने गुनाहगार का पता जानना है। ये मंगनी सिर्फ एक खेल है, और जितना तुम डिले करोगी ये खेल संगीन होता जाएगा। शादी, सुहाग रात, जबरदस्ती के बच्चे, उम्र भर गले का तोक। वो उसकी मजीद ये सब बातें ना सह पाई। पूरी कुव्वत से हातिब के मुंह पर अपनी मजबूत हाथ से इस तस्हीक की छाप छोड़नी चाहिए, पर वो उसका हाथ बुरी तरह दबोच गया। कौन हो तुम? हाशिम मुगदाम के पालतू कुत्ते? वो बाबा के सिर्फ एक मुजरिम को जानती थी, उनका वही दोस्त जिसने 17 साल पहले उन्हें और अपने बेटे को अपनी जहन्नम में झोंक कर खुद के लिए जन्नत चुनी थी। बदकिस्मती से बेटा, तुम इस वक्त मुगदाम खानदान के घर ही खड़ी हो डार्लिंग। 24 घंटे का वक्त है, अपने बाप का पता दो, बाहिफाजत तुम्हें वापस मछेरों की बस्ती में फेंकवा दूंगा। हातिब इस पर कमरे की छत गिराता, आग उगलता उसके हाथ को झटकता निकल गया, पर रुशाने मजीद खड़ी ना रह सकी और वहीं घुटनों के बल ढह गई।
मतलब मैं पारस की फैमिली में पहुंच आई। ये उनका भाई है और मैं अपने बाबा और पारस के दुश्मनों में आ फंसी हूँ। हो मेरे खुदा! अलायम हाशिम मुक़द्दम यानी वो उस घर के बड़े बेटे थे जिन्हें बैंड चढ़ाया गया। वो नीली आंखों वाली मेरे पारस की माँ है। ये आगाही रोशानी को तोड़ कर रख गई। वो समझ ना पाई रोए या पारस की माँ तक रसाई पर खुशी का इजहार करे। माँ तक पहुंचने के बाद वो जानती थी पारस तक का रास्ता रास्ता मुश्किल नहीं रहा, पर इसे ये भी पता था वो अब खुलकर लड़ नहीं सकेगी। वो दो होनहार दीवारों में चुनवा दी गई और सितम ये कि दोनों दीवारें उसकी मनपसंद थी। जारी है। जी जनाब, कैसी लगी आज की किस? दिल धड़का और डरा हो गई यकीन। क्या लगता है कहानी रुख मोड़ने वाली है क्या? कुछ राज खुलेंगे पर आधे अधूरे। क्या मासूम दिखाई देता हाशिम जाबिर मुकदाम ही असल मुजरिम है? आखिर इसने ऐसा क्या किया जिसका इल्म हातिब और रोशाने दोनों को है? क्या बाप ने बेटे को बैंड चढ़ाने के अलावा भी कोई गुनाह किया? लगाएं तुक्का। बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम इससे भी ज़बरदस्त एपिसोड 7 में। तो अच्छे से रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।